नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के बज रहे 7 और वक्त है सबका हिसाब होगा का। गाजा पट्टी से उठी बारूद की चिंगारी लेबनान, यमन और ईरान से होते हुए अब सीरिया तक जा पहुंची है। इजराइल ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इस बार इजराइल ने सिर्फ सीरिया पर हमला नहीं किया है, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ भी रख दिया है। वो सीरिया जहां अमेरिका के एक और बेहद करीबी सहयोगी तुर्की की सेना तैनाती के लिए तैयार थी। दुनिया हैरान है कि क्या नेतन्याहू की जिद अब सुपर पावर अमेरिका को ले डूबेगी। क्या नेतन्याहू से दोस्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा सत्ता में आए तो उनका वादा था युद्ध को रोकना, ना कि युद्ध में कूदना। ट्रंप पहले से ही ईरान से जंग खत्म करने और अमेरिका को इस दलदल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन नेतन्याहू रुकने के लिए ही तैयार नजर नहीं आते और ईरान को दहलाने के लिए इजराइल ने सीरिया पर बड़ा हमला बोल दिया है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि आखिरकार हुआ क्या है। इजराइल की तरफ से 2 फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं और ये हवा में गर्जना करते हुए सीरिया की ओर उड़ान भरते हुए नजर आते हैं। ये जो आप फाइटर जेट्स देख रहे हैं, ये इजरायली फाइटर जेट्स है जो कि सीरिया के एयर स्पेस में एंटर कर गए हैं। ये इजराइल का हमला है, सीरिया पर स्ट्राइक देखने को मिली है उनके 2 फाइटर जेट्स के माध्यम से, और ये सीरिया का एयरबेस है जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कुछ पल में ही सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला कर दिया जाता है इजरायली फाइटर जेट से, और वहां पर धुएं का गुबार देखने को मिलता है। ये इजरायली फाइटर जेट सीरिया के एयरबेस पर हमला कर देते हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाती हूं। सीरिया पर हमले करके लौटने के बाद इजरायली सैनिक कैसे मस्ती करते हुए नजर आते हैं, जरा ये देखिए, कैसे जश्न में डूबे हुए नजर आते हैं। ये फाइटर पायलट उतरता है और साथ ही पानी की बौछार करके इस जश्न को मनाते हैं, गले लगा करके बधाइयां भी देते हैं, और ये बधाई देकर के गले लगा करके अपने उत्साह को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि देखिए हमने एक बार फिर से एक जंग का नया मोर्चा खोला है और जंग के इस नए मोर्चे में हमने एकदम सटीक हमला कर दिया है। अब जानकार ये मानते हैं कि इजराइल के इस कदम के पीछे सीरिया से ज्यादा तुर्कियों को संदेश देना था। वो तुर्की भी तो बार बार इजराइल को धमकियां देते रहता है कि अगर नहीं पीछे हटोगे तो हम असली जगह दिखाएंगे। अब उसी तुर्की को संदेश इजराइल ने भेज दिया है। तुर्की और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां और इसके साथ सीरियाई सीमा पर तुर्की की मजबूत सैन्य मौजूदगी इजराइल की आंखों में कहीं ना कहीं लंबे समय से चुभ रही थी। अब आपको बताती हूं कि सीरिया पर इजराइल ने हमला क्यों किया और इस हमले पर अमेरिका का आखिरकार क्या रिएक्शन है। तो सीरिया पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला देखने को मिला। ये सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर किया गया था। ये इजराइल की तरफ से किया गया, जिसके फाइटर जेट की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। इजराइल ने तुर्कियों को लेकर के बड़ा दावा किया कि तुर्की सैनिकों की तैनाती की तैयारी दरअसल सीरिया में की जा रही थी। ये उनकी तरफ से दावा आया। सीरिया में तुर्की सेना की तैनाती को देखते हुए, उसे खतरा मानते हुए इजराइल ने हमले कर दिए। एयरबेस के रनवे को उनकी तरफ से अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया गया। सीरिया ने हमले को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा करार दिया है, लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि दोनों ही राष्ट्र तो अमेरिका के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर सीरिया हो या तुर्की हो, और इजराइल ठहरा आंखों का तारा, तो अमेरिका का बयान क्या है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अमेरिका कह रहा है कि सैन्य टकराव की बजाय बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। यह यूएस की तरफ से बयान आया। यूएस ने सीरिया इजराइल से संयम बरतने की अपील कर दी है। ये वही अमेरिका है जो इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर रहा है और कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाल लो। इजराइल के इस बेकाबू बारूदी खेल ने ट्रंप को दुनिया के सामने कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है, और दुनिया के कई देश इजराइल के इस कदम का खुल करके विरोध भी कर रहे हैं। अब आज हालात ये है कि इजराइल की हर जिद का साथ देने की मजबूरी के कारण अमेरिका से ग्लोबल लीडर और सुपर पावर का तमगा छीनते हुए नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका अलग थलग पड़ते जा रहा है। इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका के सबसे करीबी देशों ने उनका साथ छोड़ दिया, और अमेरिका भी अपने करीबी देशों के साथ वही कर रहा है मिडिल ईस्ट में, जहां से वो अपने एयरबेस हटा करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है। ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ा संकट है अपने देश की साख बचाना
या फिर अपने सबसे पुराने दोस्त नेतन्याहू का अंधा समर्थन करना। अब इजराइल के बारूदी खेल पर किस देश ने क्या कहा है वो भी आपको बताती हूँ। तो सीरिया का सबसे पहले बयान जा लेते हैं, क्योंकि सीरिया ही तो शिकार हुआ है। सीरिया ये कह रहा है कि तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तुर्की ने भी बयान जारी करके कह दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए। वहीं जॉर्डन कह रहा है कि इजराइल का हमला निंदनीय है। कतर का बयान आया है, इजराइल हमला रोक दे। इजराइल इजराइल है, किसी के कहने से नहीं रुकने वाला है। समीकरण बेहद पेचीदा हो चुके हैं। एक तरफ इजराइल है जो अमेरिका का सबसे पक्का रणनीतिक साझेदार है, और दूसरी तरफ तुर्की है जो नेटो का एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा मोहरा भी तो है। अब इजराइल के इस हमले ने ट्रंप के इन दो खास दोस्तों को आमने सामने लाकर के खड़ा कर दिया है। अगर ट्रंप इजराइल का साथ देंगे तो नेटो बिखर सकता है, और तुर्की हमेशा के लिए रूस चीन के पाले में जा सकता है, और यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि चीन या फिर रशिया दोनों ही अमेरिका के सामने कॉम्पिटिटिव स्तर पर खड़े हुए नजर आते हैं। वो नहीं चाहता है कि सुपर पावर का तमगा छीन करके चीन या रशिया के माथे पर बढ़ दिया जाए। लेकिन अगर तुर्की रशिया और चीन के पाले में चला गया, और अगर तुर्की के दबाव में सीरियाई फ्रंट पर इजराइल को रोक दिया गया, तो अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की राजनीति पर सवाल खड़े होने तय है। जंग के इस मुहाने पर खड़ा अमेरिका आज असहाय नजर आ रहा है। रास्ता बेहद सकरा और जोखिम महाविनाश का। अब देखना होगा कि ट्रंप इस चक्रव्यूह को कैसे भेदते हैं, और क्या वो इजराइल को लगाम लगाएंगे या खुद इस तीसरे विश्व युद्ध जैसी विभीषिका का हिस्सा बन जाएंगे। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के दो दोस्तों में जंग, अमेरिका किसके संग? इजराइल का विध्वंसक हमला, सीरिया दहला। सीरिया के साथ तुर्की, एर्दोगन इजराइल से भिड़ गए। ईरान फिलिस्तीन के बाद सीरिया, इजराइल ने युद्ध किया। ट्रंप बेहद कंफ्यूज, नेतन्याहू जंग के एक्यूज्ड। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया के मुद्दे पर इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ता हुआ मतभेद ईरान से हार की कगार पर पहुंचे अमेरिका की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाएगा? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार, ईरान मामलों के जानकार हैं, और निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, अब मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक मोर्चा खुलते जा रहा है। हूती सऊदी, इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान, इजराइल हमास, इजराइल सीरिया और फिर तुर्की। अमेरिका किसका साथ निभाएगा और किसका साथ मिडिल ईस्ट में छोड़ जाएगा? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इतने सारे नए फ्रंट खुल रहे हैं। अमेरिका किस का साथ निभाएगा? अमेरिका साथ निभाए या ना निभाए, लेकिन अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता। इजराइल को उसने बसाया था मिडिल ईस्ट में 1948 में, ये सोचकर कि मिडिल ईस्ट की उस समय की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अमेरिका का प्रभाव बना रहेगा। आज की तारीख में भी अगर इजराइल को मिडिल ईस्ट में ध्वस्त कर दिया जाता है, जैसा सारी मुस्लिम कंट्रीज का दस्तावेजों के अंदर पहला ही चार्टर में लिखा है, एनिहिलेट इजराइल, तो क्या अमेरिका वहां रह पाएगा? अमेरिका अस्तित्व तभी तक मिडिल ईस्ट में है जब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल है। अब हालांकि ये तो बात सच है कि अमेरिका के साथ अमेरिका के ताल्लुकात सीरिया से भी हैं, इजराइल से भी हैं, टर्की से भी हैं। टर्की तो नाटो का मेंबर ही है,
लेकिन बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। जो इजराइल ने हमला किया उसको ये नहीं कह सकते कि उसने ये जबरदस्ती एक्सपेंशन के लिए हमला किया। ये जो मिलिट्री बेस है सीरिया का, ये टर्की के बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर है। और एक दिन पहले ही टर्की के डेलीगेशन यहाँ आए थे, यहाँ का मुआयजा करके गए थे, और उनका प्लान था कि इस बेस को जो ऑपरेशनल नहीं है इसको ऑपरेशनल करना है, आने वाले थे, या इसको डेवलप करना है, कम ऑपरेशनल होगा। इजराइल ने 8 मिसाइलें दागी और उसके रनवे को ध्वस्त कर दिया, जो स्टोरेज फैसिलिटीज थी उनको ध्वस्त कर दिया। यानी कि तुर्की अब उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इजराइल के लिए ये खतरा था, अगर टर्की है वहां पर अपना बेस बना लेता, जो चूंकि जो सीरिया के अलजारा है उनकी और अर्दोगन की आपस में बनती है, जी। और टर्की सीरिया की आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। हाँ। ऐसे समय में इजराइल को अपनी सेफ्टी के लिए ये काम करना पड़ा। उसकी मोसाद और नहीं सर, यूनिट लेकिन 82 ऐसा की। भी तो है कर्नल त्यागी कि ये अपनी सेफ्टी करके कहीं ना कहीं जो ग्रेटर इजराइल का सपना लेकर के बढ़े थे आगे। मेजर विराट मिश्रा, आप इसका जवाब दीजिएगा कि एक ग्रेटर इजराइल का सपना देखा गया, यूएई तक फैला होगा, लेबनान तक फैला होगा, फिलिस्तीन तक फैला होगा, सीरिया तक फैला होगा, ये तो उसकी तैयारी है ना, इजिप्ट और तुर्की तक फैला होगा। ये हर बार अभी तो कोई तैनाती हुई ही नहीं, तैनाती होने वाली है कहकर के हमला कर दिया जाता है। जी मीनाक्षी, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि जैसा अभी कर्नल त्यागी सर ने भी कहा, इजराइल रुकने वाला नहीं है। उसको अगर कहीं पे भी थ्रेट लगेगा किसी भी पड़ोसी मुल्क से तो वो हमला करेगा। जब से असद सरकार गई है यहाँ से, उसके बाद से तुर्की ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया था सीरिया में। और वो अभी जैसे कि ये रनवे की बात हो रही थी, वहां पे वो रनवे को रिकंस्ट्रक्ट करते, वहां पे अपने सैनिक भेजते, और उसके बाद वो हो सकता है कि इनके एंटी हो जाते इजराइल के। तो इजराइल ने इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे पहले ही, आप कुछ प्लान करते हैं उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, उससे पहले ही हमला करके इजराइल ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी तरीके से अपने अगल बगल किसी भी देश में अपने खिलाफ किसी भी नए मोर्चे को खड़ा होने नहीं देगा। और तुर्की कोशिश कर रहा था कि सीरिया के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने की, उसकी सेना को प्रशिक्षण देने की। इजराइल ने कहा यह नहीं होगा। और इजराइल की एक चीज और भी है, देखिए खासियत है, इनके मोसाद का जो बड़ा नेटवर्क है, इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो उसको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस मिली होगी जिसके बेसिस पे ये हमला किया गया। और मीनाक्षी जी देखिए, ये हमला हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफील्ड बन सकता था, एक बहुत ही बेस इंपॉर्टेंट बन सकता था अगर तुर्की इसको रिकंस्ट्रक्ट कर ले जाता, पर ऐसा नहीं होने दिया है। और आपने देखा कि वहां के जो पायलट्स हैं उन्होंने भी इसमें काफी जश्न मनाया, खुशी मनाई। और दुनिया में भले ही कुछ भी आग लग रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इजराइल को मतलब नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये बिना मतलब का एस्केलेशन है, मत करिए, पर इजराइल को जो करना था अपने राष्ट्रीय हित में उन्होंने वो करके दिखाया है। और किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रीय हित से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है मीनाक्षी जी, तो ये कर दिया है। और बेहद चिंता का विषय है। देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इजराइल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो रहा है। कैसे? भारत के लिए अभी तुर्की पाकिस्तान का आपको पता है पैक्ट हुआ है, सऊदी अरेबिया का पैक्ट हुआ है, मक्का पैक्ट जिसे कहते हैं, ये हमारे खिलाफ ही तो आगे चल के ये खड़े होंगे। तो इजराइल ने इस पे हमला करके सीरिया में यहाँ पे हमला करके इस रनवे पे कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अच्छा काम किया है। ये दिखाता है कि भारत के लिए हमारे हितों के लिए काम हुआ है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले ही दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने राष्ट्रीय हित देखने पड़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर इसका असर भी तो पड़ेगा, देखने के लिए प्रोफेसर मनोज कुमार। ईरान में जिस तरीके से हालात बिगड़े, हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, उसके बाद बहुत स्तर पर फिर बाबल मंडेव को भी बंद करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर बंद कर देंगे आप, सारे समुद्री मार्गों को बंद कर देंगे, हर जगह आप मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़ देंगे, तो दुनिया भर का व्यापार भी तो कंट्रोल करना शुरू कर देगा मिडिल ईस्ट। देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्योंकि आज जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है उसके चलते पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हमें देखना होगा कि इस पूरे क्राइसिस में जो प्लेयर हैं, जो देश हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जिस तरीके से इजराइल की बात की, तो अगर देखिए तो ये जो लड़ाई शुरुआत हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ इजराइल है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इजराइल के, हमास भी इजराइल से ही लड़ना है,
लेबनान को भी इजराइल से ही लड़ना है, ईरान को भी इजराइल से ही लड़ना है, सऊदी को भी इजराइल से ही लड़ना है, और अभी जिस प्रकार से तुर्की सीरिया के माध्यम से उसको कंटेन करने का प्रयास किया, तो मैं जो देख रहा हूं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफेंसिव डिफेंस, और अभी इजराइल ने वही उसी का परिचय दिया है सीरिया पे अटैक करके, क्योंकि वो बार बार एक तरीके से सीरिया को वार्न कर रहा था कि आप तुर्की के साथ इस तरीके का आर्म्स जो स्ट्रगल और जिसका वो पार्ट बनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सीरिया इस मानने को तैयार नहीं था। तो आप अगर इस तार को जोड़ के देखिए तो बिल्कुल ही उसी तरीके का है जिस प्रकार से चाहे 14 सूत्र बने हो या 10 सूत्र बने हो, उसमें इजराइल कहीं से नहीं था। जब ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ उसमें इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके गए, लेकिन अमेरिका धीरे धीरे जिस तरीके से इजराइल को कॉर्नर करते गया, और उसके बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि आज अमेरिका जिस तरीके से बैकफुट पे आके वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ओमान के माध्यम से, कतर के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से एक बातचीत करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसमें जो इजराइल का जो इंटरेस्ट था वो कहीं से फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा था। और हम सब जानते हैं कि नेतन्याहू का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो इन सब सारे देशों से लड़ते रहेंगे, क्योंकि सिविलाइजेशनल लड़ाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, उसी का परिणायक ये आज अभी सीरिया में जो अटैक इजराइल ने जो किया है। क्योंकि देखिए तुर्की को हम सब जानते हैं कि नाटो का देश है, उसे ऐसा लगता है कि नाटो में होने के चलते इजराइल शायद हम पे अटैक नहीं करेगा, नाटो हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन इजराइल इस चीज़ को भली भांति जानता है कि सीरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ नाटो, और वहाँ पे जिस तरीके से सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा था वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए खतरे की घंटी थी, और उसी ने अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अटैक किया है। और जिस प्रकार से अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस जो बन रहा है, मुझे लगता है कि अब ये लंबा चलेगा, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से नाकेबंदी करके ईरान के सप्लाई को जो रोक रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ईरान की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा चोट है, और वो दिखेगा आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि ट्रंप इस चीज़ को चाहते हैं कि हम एक तरीके से सेफ एग्जिट लेते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो ओमान के साइड वाला जो रूट है, उस रूट को एक्टिवेट करके इसको ये लोग जारी रखेगा, जिसके चलते जो वैश्विक जो चुनौतियां उसमें कहीं ना कहीं कमी हम सबको देखने को मिलेगी। लेकिन ये युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि जब तक IRGC अपने एजेंडे को छोड़ता नहीं है तब तक इजराइल उस पर अटैक करते रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक सिविलाइजेशनल क्लैश है, ये हम लोगों को आई फ्लैशिंग दिख रहा है कि अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, लेकिन इसके पीछे का अगर आप रणनीति देख लीजिए तो ये कहीं ना कहीं जब तक वहां पे इजराइल का जो एग्जिस्टेंस पे अगर सवाल जो भी खड़ा करते रहेगा, ये युद्ध होते रहेगा। ये जो मुझे अभी दिख रहा है। बिल्कुल सर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।